48 साला पाकिस्तानी नेशनल नासिर खलील पाकिस्तान से बरतानिया आना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पर जो एक इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में उन्होंने एक एप्लीकेशन डाली, अपना केस डाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी बीवी और बच्चे इस वक्त बरतानिया में आबाद हैं और उनको बरतानिया में आने दिया जाए। बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये मामूल का एक केस है, लेकिन इसके ऊपर जो इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल के पास जो हक़ाइक़ मौजूद हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक तस्वीर इस पूरे केस की पेश करता है। नासिर खलील सबसे पहले 2012 में विज़िट वीज़ा पर आए। वो रोजडेल ग्रेटर मैनचेस्टर के एरिया वहाँ अपने पाकिस्तानी रिश्तेदारों के साथ ठहरे और फिर जब उनका 6 महीने का वीज़ा ख़त्म हुआ तो वो पाकिस्तान नहीं गए, बल्कि उन्होंने वहाँ पर ओवर स्टे कर लिया। और फिर 1 साल के बाद यानी 2013 में उन्होंने एक शादी की, और जिस लड़की के साथ शादी की, जिस दिन उनकी शादी हुई उससे सिर्फ 4 दिन पहले स्लोवाकिया की एक लड़की थी जो स्कूल गर्ल थी, जो स्कूल जाती थी, और उस जो शादी से सिर्फ 4 दिन कबल उसकी एज 16 साल हुई। यानी जब उनकी आपस में सलाम दुआ हुई, जब उन्होंने उस लड़की को ऑनलाइन मिलने के बाद प्यार मोहब्बत उनका हुआ और उसके बाद उन्होंने उसको बरतानिया बुलाया। उस वक्त उसकी उम्र 15 साल थी, लेकिन जो शादी की जो एज है वो 16 साल थी जब उनकी यहाँ पर जो बाकायदा तौर पर उनकी शादी की गई। और उससे पहले जो उनके मुख्तलिफ जो आपस में शराइत तय हुई, उस शादी के बाद जो मकामी हुकाम को जब इस केस का पता चला तो उन्होंने नासिर खलील के ऊपर एक केस बनाया, जिसमें मकामी इंतज़ामिया ने ये कहा कि उन्होंने जो मेल ऑर्डर यानी बाहर से लड़की को पोस्ट के ज़रिए समझ लें कि बुलाया और उससे शादी की, और ये कि लड़की जो है ना अंडर एज थी, उसको शादी से पहले उसको बाकायदा तौर पर बताया नहीं गया कि वो एक इस्लामिक शादी में जा रही है, और ये कि मुख्तलिफ हक़ाइक़ उसके सामने नहीं रखे गए। इस पर उनकी वहाँ पर प्रोसिक्यूशन हुई, नासिर खलील को जेल हुई और उसके बाद उनको 2019 में डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन जो नासिर खलील ने जेल जाने से पहले जो उनकी स्लोवाकिया की जो उनकी वाइफ थी उसके साथ उन्होंने बच्चे पैदा किए। जब वो जेल से बाहर आए तो उसके बाद वो कुछ अर्सा बरतानिया में रहे, उनका केस चलता रहा, उसके बाद भी उनके बच्चे पैदा हुए और 2019 में उनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर 2 मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस डाली जो कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन अब उन्होंने जो ये वाली एप्लीकेशन है ये उनकी जो स्लोवाकिया वाली बीवी है उसने डाली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा जो लविंग स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रिलेशनशिप है, और ये कि उनके हस्बैंड नासिर खलील को बरतानिया आने दिया जाए स्पाउस वीज़ा या फैमिली जो एक्सटेंडेड फैमिली वीज़ा है उसकी बुनियाद पर, इसलिए कि उनकी फैमिली अब बरतानिया में है और उनको यहाँ पर आने दिया जाए। और उनका जो ये कि उनको जो अपनी फैमिली से दूर रखा गया है वो उनके इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है। नासिर खलील ने इससे पहले जो एप्लीकेशन डाली थी वो ये थी कि जो उनकी स्लोवाकिया की जो मिसेज़ हैं वो यूरोपियन जो इकनॉमिक एरिया आता है जो उस वक्त यूरोपियन यूनियन था उसकी मेंबर थी, बरतानिया भी उस वक्त यूरोपियन यूनियन का मेंबर था, और ये कि उस वक्त भी उनको यहाँ से जब यहाँ ठहरने की इजाज़त नहीं मिली तो वो कानूनी तौर पर गलत था। लेकिन अब उनकी बीवी की तरफ से ये एप्लीकेशन आई है जिसको अब होम सेक्रेटरी शबाना महमूद के सामने रखा गया है। उनके वकला का, नासिर खलील के वकला का ये कहना है कि नासिर खलील का ये अब कानूनी हक़ बनता है, और उन्होंने ये साबित किया है कि उन्होंने तकरीबन 12 से 13 साल गुजार दिए इस जदोजहद में, और उन्होंने साबित किया है कि उन्होंने जो शादी थी वो सिर्फ़ एक जो पासपोर्ट के लिए नहीं की थी, बल्कि एक्चुअली जिस लड़की के साथ उनकी शादी हुई, हालांकि वो उम्र में उनसे बहुत छोटी है, लेकिन ये कि उनका आपस में प्यार मोहब्बत का रिश्ता, और अब तो उनके बच्चे भी हैं, और लिहाजा उनको इस बुनियाद पर बरतानिया में आने दिया जाए। बरतानवी होम ऑफिस ने, शबाना महमूद ने अगले दिनों में इस केस के हवाले से फ़ैसला करना है कि नासिर महमूद को क्या इजाज़त दी जाए या नहीं दी जाए। उनकी इस वक्त तक जो केस उनका सामने आया उनकी ग्राउंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती हैं, और अगर उनके वकला का ये कहना है कि अगर एक बार फिर उनको होम ऑफिस ने उनको किसी भी किस्म की रुकावट डालने की कोशिश की तो वो नेक्स्ट लेवल पर जाकर इस केस को फ़ाइट करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जुर्म सज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आपसे इब्राहिम कंबो। आज मैं आपको यहां पे बताता चलूं कि हब में मंशियात के आदी अफराद की तादाद में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। मुख्तलिफ जो मकामात हैं, मुख्तलिफ जो चौराहे हैं, उनमें मंशियात के आदी अफराद की तादाद जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए किसी भी तरीके से कोई भी किसी भी सिमत से जो है वो कोई खातिर खा इकदाम जो है वो मंजर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर अब्दुल्ला बलूच साहब के साथ। वो इनसे जानते हैं कि आया बलूचिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर हब में जो है वो नशे की तादाद में बढ़ते हुए अफराद जो है वो आया क्यों इतनी बढ़ती हुई तादाद है उनकी, और आया किस तरीके से जो है उनकी रोकथाम की जा सकती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर अब्दुल्ला बलूच। उनसे जानते हैं कि इसकी किस तरीके से रोकथाम मुमकिन है। कि बलूचिस्तान खुसूसन हब में, हब बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर है, इसमें नशे के आदि अफराद जो है वो किस तरह जो है वो अपनी आबादी बढ़ाते हुए हमें नजर आते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जो इलाके हैं, मुख्तलिफ मुकामात है उनमें। बलूचिस्तान के हर शहर के अंदर 1000 से 5000 की तादाद है इनकी, एक रिपोर्ट के मुताबिक, और उनकी उम्रें हैं 12 साल से 45 साल। तो सर कौन सा इसमें ज्यादा नशा है जो कि हमारे नौजवान अफराद, जो कि आपने अभी बताया कि एक डेटा दिया एक तरीके का कि 1000 से 5000 अफराद जो है वो इसमें मुलविस हैं, नशे के आदि अफराद जो है वो होते हैं। तो इसमें कितने अफराद जो है वो सालाना तौर पे जो है वो मंजर आम पे आ रहे हैं? सालाना तौर पे नहीं, हर महीने हर रोज इनकी तादाद में इजाफा होती जा रही है, जिसकी वजूहत ये हैं कि जैसे आपने कहा कि किस किस्म के हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो मंशियात है, एक मंशियात वो है कि जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है। हमारी बलूचिस्तान गवर्नमेंट या बलूचिस्तान गवर्नमेंट के असम्बली के मेंबरान या जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं मंशियात के रोकथाम के लिए, वो सिर्फ जड़ी बूटियों को ही मंशियात समझते हैं। मगर जो हमने यहाँ देखा है, मुख्तलिफ मंशियात के आदियों से मेरी बात होती है अक्सर उबेश, वो है क्रिस्टल। अब इसमें ये है कि क्रिस्टल की उम्र बताया जा रहा है 12 महीने से 18 महीने तक है, उसके बाद वो बंदा खत्म हो जाता है अगर इसकी रोकथाम ना हो। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है परवरिश रिकवरी सेंटर हब में, जहाँ पे मंशियात के बढ़ते हुए अफराद जो है वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है वो किस तरीके से उन पे कंट्रोल किया जाता है और उनको किस तरीके से आगाही फराहम की जाती है। इस वक्त हमारे पास रिकवरी सेंटर से जो है रिकवरी स्टाफ मौजूद है, शफीक बलोच साहब। उनसे बात करते हैं कि आया यहाँ पर कितने अफराद जो है वो आते हैं, मंशियात के आदि अफराद लाए जाते हैं, और यहाँ पर परवरिश रिकवरी सेंटर जो है उसको किस तरीके से रिकवर करती है उन अफराद को, और कौन कौन से नशे वाले अफराद जो है वो यहाँ पर लाए जाते हैं और कितनी बड़ी तादाद में लाए जाते हैं, और वो इनको किस तरह से टीच करते हैं। शफीक बलोच साहब, आपका बड़ा बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। बताइएगा सर कि यहाँ पर आपके रिकवरी सेंटर में जो है कितने अफराद लाए जाते हैं और नशे के आदि अफराद जो है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो आप बताइएगा कि किस तरीके से आप हैंडल करते हैं उसको। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इब्राहिम भाई आपका कि आपने जो है ना हमारे यहाँ आप तशरीफ लाए। तो बुनियादी तौर पर वजह ये कि ये जो बीमारी है, नशे की बीमारी, ये ड्रग एडिक्शन जो है ना, ये रोजाना की बुनियाद पर नौजवानों को जो है ना अपने घेरे में लेकर, अपने जकड़ में लेकर जो है ना इस बीमारी में मुलविस हो रहे हैं, इस बीमारी में जो है ना वो। तो हमारा जो इदारा है परवर रिकवरी सेंटर गुज़िश्ता एक अरसे से कराची में और गुज़िश्ता 2 साल से जो है ना हम हब में ड्रग एडिक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा जो इदारा है वो मेंटल हेल्थ और ड्रग मंशियात के आदि अफराद की बहाली का जो मरकज़ है। हमारे पास तरीक़ाकार ये है कि एजुकेशनल प्रोग्राम है हमारा। हम नशे को एक बीमारी के तौर पर कंसीडर करते हैं और बीमारी के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो इस हवाले से हमारे पास जो तरीक़ाकार है, हम ग्रुप थेरापीज़ के ज़रिए, एजुकेशनल लेक्चर्स, क्लासेस के ज़रिए हम बीमारी के हवाले से ज़हन साज़ी करते हैं। बुनियादी जो इलाज हमारे पास होता है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट का दौरान या वो कम से कम 3 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। यहाँ पर जो आपने पूछा कि कितने लोग आते हैं, बदकिस्मती से हमारे लोगों को इस बीमारी के हवाले से जो है ना आगाही नहीं होती है। वो समझते हैं इसको एक माशरती बुराई कहते हैं, इसको जो है ना माशरती बुराई समझते हैं, और अपने लोगों को इलाज की तरफ लाने से उनको अवेयरनेस नहीं है या वो सहूलियात नहीं है या वो नहीं समझते हैं। क्योंकि जब एडिक्शन में होते लोग तो वो इसको जो है ना एक अज़ाब इलाही या जो है ना कोई और चीज़ समझते हैं। हालांकि एक बीमारी है और बीमारी इलाज से ही मुमकिन है कि आप इस बीमारी से छुटकारा पाएं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को अवेयरनेस हो, आगाही हो। हम कोशिश करते हैं बीइंग ए इंस्टीट्यूशन कि हम अपने बसात के मुताबिक, अपनी उसके मुताबिक हम इस बीमारी के हवाले से आगाही दें।
تو آج کا جو آپ آئے یہ بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ ہماری آواز جو ہے سوشل میڈیا میں، ہماری جو ہے مین ایکسٹریم جو میڈیا ہے اس میں جائے، کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو جو ایڈکشن میں ہے، جو اس بیماری میں پھنسے ہوئے، ان کو نکلنے کا بالکل جو ہے موقع ہے، وہ نکل بھی سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایک منشیات کے عادی افراد جو کہ 18 سال جو ہے وہ نشے میں رہے، اور نشے کے بعد جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ممبر جو ہے عبداللہ بلوچ کو ان کی ویڈیو سے جو ہے وہ یہ یہاں پر اب صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کتنے عرصہ جو ہے انہوں نے نشہ کیا، وہ اس دوران کیا کیا کرتے رہے، اور کتنا نشہ انہوں نے کیا ہے، کتنے سال جو ہے نشہ کیا ہے، اور یہاں پر کتنا سال ہوا ہے، وہ ریکوری کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ بتائیے گا کہ ہمارے کو ہوا ہے 2 سال ہوا ہے سینٹر میں۔ پہلے ہم جو نشہ کرتے تھے، ہم لوگ کا زندگی بھی برباد ہوتا تھا، ہم لوگ کو پتہ نہیں ہوتا تھا نشہ کیا چیز ہے۔ پھر جو نشہ ہم لوگ زندگی کو دھرم پرم کر دیا ہے۔ پہلے ہم لوگ جو نشہ کرتے تھے، ہم لوگ وہی گٹر میں نالے میں پڑے ہوتے تھے۔ ابھی جو ہے ہم لوگ علاج پہ آیا ہے، ابھی اپنا نشہ پتہ بھی چھوڑ دیا، ابھی جو ہے بھائی کو بھی خوشی ہوا ہے۔ ابھی جو ہے نا یہ زندگی ہمارا جو ہے نا، یہ زندگی صحیح ہو، پہلے والا زندگی تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ ابھی جو ہے صفائی ستھرائی میں اپنا سائیکل ویکل پہ چل کے جاتا ہے، کھانا بانا شروع ہوئے۔ پھر اس کے بعد اچھے یار دوست وہ بھی ہمارے کو تھوڑا دعا سلام بھی کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں۔ جب ہم لوگ نشہ کرتے تھے اس سے بھی ہم لوگ 1 روپیہ بھی نہیں دیتے تھے، بولتے تم لوگ آئے نا موالی ہے۔ پھر ہم لوگ ابھی جو ہے نا ابھی اپنا نشہ پتہ بھی چھوڑ دیا، ابھی کام آپ کا بھی 18 سال ہو گیا۔ 18 سال نشہ کر رہا ہوں۔ کون سا نشہ کیا؟ کوئی ہیروئن پیا ہے، کریش پیا ہے، شیشہ تریاگ پیلا پیا ہے، چرس پیا ہے، چرس پیا۔ یہ جو ہے آپ پھر پولیس وغیرہ نہیں بولتا تھا آپ کو کچھ؟ نہیں، پولیس والا ہم لوگ مارتے تھے، عوام بھی مارتے تھے، بچے بھی مارتے تھے، کتے بھی پیچھے آتے تھے ہم لوگ۔ بھائی کیا حال والے ہیں؟ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ یار یہ بتاؤ کہ کب سے نشہ کر رہے ہو، اور کب سے جو ہے یہ تمہاری اس عادت میں مبتلا ہو، اس نشے میں؟ میں تقریباً 2.5-3 سال 2.5-3 سال سے نشے میں تو کون سا نشہ کر رہے ہو؟ آئس وغیرہ تو اس میں یہاں پہ بہت سے افراد جو ہے وہ نشے میں ہے، تم مطلب کوئی پولیس اس حوالے سے کچھ نہیں کرتی؟ پولیس کیسے؟ پولیس کو سب پتہ ہے۔ اچھا جی ہاں۔ تو یہ جو یہاں پہ جو افراد ہیں یا جو نشہ کر رہے ہیں، جو گلیوں میں ہیں، یا جو بچے ہیں، نوجوان بھی اس نسل میں جو نشے میں مبتلا ہوئے ہیں، تو کوئی یہاں پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا اس کی؟ آواز سر وہ جہاں کے جو مسئلے کے سربراہ ہیں یا مسئلے کے بڑے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ تو تمہارے اندازے کے مطابق کتنے افراد جو ہیں وہ اس میں مبتلا ہے نشے میں؟ آپ نے 5,000 کم بولا۔ اچھا، تقریباً 10,000 سے بھی تعداد اس کی زیادہ ہے۔ اس کی تعداد زیادہ ہے؟ جی ہاں۔ مطلب آپ کے ساتھ جو اور نوجوان نسل کیا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ کے مجھے دیکھے جاؤ آپ گلی کوچوں میں دیکھو تو یہ نشے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، جن کی پڑھنے کی عمر ہے، اور مجھے کہ ان کو کام سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، وہ نشہ کرتے ہیں، سارا دن روڈوں پہ گھومتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، یہ مسئلے کے ڈبے چنتے ہیں۔ چوریوں سے بات آئی کہ یہ سریا بھی چوری کر رہے ہیں، مطلب یہ جو بھی ہاتھ لگی۔ اچھا، جو کیوں اتنا وہ کر رہے ہیں چوری وغیرہ؟ اگر وہ چوری کر کے وہ اپنا نشہ پورا کرتے ہیں، اگر نشہ پورا نہیں ہوگا تو مسئلے کو ان کو اتنا طلب ہوتی ہے کہ یا مارنے میں یا مرنے میں وہ دیر نہیں کرتے۔ بلوچستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر حب میں منشیات کے عادی افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد ایک لمحہ فکریہ ہے، جس پر جلد از جلد جو ہے وہ قابو پانے کی اشد ضرورت ہے۔